हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का है। तो यहाँ पे समझने के लिए केवल अच्छी तरह से समझ लिया जाए, कंफर्म हो जाए इस रिसोर्स क्या होता है और फिर उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। रिसोर्स मतलब संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन एक वस्तु है। किस टाइप की वस्तु है कि उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है जिनका उपयोग हम लोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिन साधन का प्रयोग करते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसी को संसाधन कहा जाता है। जैसे अब ये जो है कि मार्कर अगर है तो हम इस मार्कर से लिखने के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये मार्कर हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया है। हम मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। हम प्लांट वगैरह का यूज करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन हो गया। मोटर बाइक है और अदर जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, अगर वह यूजफुल किसी न किसी तरह से वह हमारे लिए है तो उन्हीं सबको कहा जाता है संसाधन। तो संसाधन यहाँ पे आप समझ गए कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हीं सबको कहा जाता है संसाधन। संसाधन ये तो कंफर्म हो गया यहाँ तक कि संसाधन होता क्या है। ह्यूमन बींग्स होता है, कार है, ये सब इन सबको क्या कहा जाएगा? संसाधन कहा जाएगा, रिसोर्स कहा जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स, क्या इन रिसोर्स को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है? कितने टाइप हैं? तो यहाँ पे रिसोर्स को उसकी शर्तों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अलग अलग जो है कि ग्रुप में रखा गया है, जिसे कि हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर? नंबर 1 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके ऊपर कितनी तरह की वस्तुएं पाई जाती है? तो हमें लगता है 2 तरह की वस्तुएं हमारे लिए पाई हम लोग देखते हैं। एक तो जीवित होता है, एक निर्जीव होता है। जो जीवित वस्तु होता है वो भी हमारे लिए संसाधन है और जो निर्जीव है वो भी हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि दोनों हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मनुष्य की ज़रूरतों को दोनों पूरा करते हैं, इसलिए दोनों संसाधन हुए। तो जो जीवित होते हैं उन्हें बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है, जैव संसाधन। और जो अजैव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, उनको एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। अब जो जीवित होती हैं कौन कौन से जो है वस्तुएं? जैसे फ्लोरा है, वनस्पति है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्राणी है। तो ह्यूमन बींग्स को या प्राणी को और वनस्पतियों को ही जीवित कहा जाता है, अर्थात उनसे हमारी जो ज़रूरतें पूरा होती हैं, उन सबको कहा जाएगा कि वह बायोटिक हैं, जैसे फ्लोरा एंड ह्यूमन बींग्स। दूसरा है निर्जीव वाले में कौन सा है? तो निर्जीव में रॉक्स हैं, मेटल हैं। ये भी रॉक्स, चट्टान वगैरह निर्जीव में आते हैं। मेटल्स जो धातुएं होती हैं वो भी निर्जीव में आती हैं, लेकिन ये सब भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए यह हमारे संसाधन हैं। तो किस में कौन कौन से आ गए? बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्स में। कई बार सुन लेंगे, आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। चलिए, दूसरा आपका रिसोर्स के जो टाइप है वो कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेशन। लिमिटेशन के आधार पर भी रिसोर्स को अलग अलग रखा गया है। लिमिटेशन के आधार पर कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि भविष्य में हो सकता है ख़त्म हो जाए, या कौन सा ऐसा संसाधन है जो भविष्य में भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक है रिन्यूएबल, जो भविष्य में ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम रूप बदल कर उनका यूज करते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल, नवीकरण संसाधन कहा जाता है। और जैसे क्या है? सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है। तो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह क्या है? एक प्रकार के हमारे ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य में ख़त्म नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो ख़त्म हो सकता है भविष्य में, वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरण उसको कहा जाता है। ये भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोयला होगा, पेट्रोलियम होंगे, तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? आने वाले टाइम में कभी न कभी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपका जो है कि 2 टाइप के संसाधन हो गए। तीसरा, थर्ड संसाधन आपका है, थर्ड रिसोर्स जो है कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी बांट दिया गया। इसका मतलब कि संसाधन जो है कि उस पर
किसी दूसरे का कंट्रोल होता है, कुछ का ऐसे संसाधन है जिस पे हमारा कंट्रोल है, कुछ संसाधन ऐसे जिस पे आपका कंट्रोल है, कुछ ऐसे संसाधन होंगे जिस पे बहुत लोगों का कंट्रोल होगा, कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिस पे पूरे विश्व का कंट्रोल होगा। तो इस तरह से इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत होता है ये, मतलब जिस पे आपका या हमारा अधिकार होता है, स्वयं का अधिकार होता है वो। जैसे बाइक है तो बाइक किसी जिसके नाम से है उसी की वह बाइक है, वह पर्सनली वह व्यक्ति जो है उसका कंट्रोल करता है, उपयोग करता है तो संसाधन तो है, लेकिन उस पर स्वयं का अधिकार है। होम है, होम पूरे परिवार का जिसका है, जो वहाँ का मालिक है या जो परिवार के सदस्य होंगे उन सब का घर होगा और अदर किसी का नहीं है, अर्थात ये सब कौन से संसाधन होंगे, इंडिविजुअल संसाधन। दूसरा इसमें कौन सा है ऑनरशिप में, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। तो कम्युनिटी सामुदायिक आधार पर, सामुदायिक मतलब बहुत लोगों का जिस पर अधिकार हो। तो कौन से ऐसे हैं संसाधन जिस पर बहुत लोगों का अधिकार है, जैसे आपका पब्लिक पार्क हो गया। पब्लिक पार्क ऐसा संसाधन है जिसपे कि जहाँ पे पार्क बना होता है तो पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है कि वहाँ केवल एक ही व्यक्ति जाएगा, नहीं, वहाँ के अगल बगल जितने लोग हैं सब उस पार्क में जाएंगे। और तो इसका मतलब वह सब उसका उपयोग कर रहे हैं, पार्क सबके लिए उसकी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, अर्थात वह कौन सा संसाधन होगा, किस ग्रुप में रखा गया है, वह कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में। तीसरा है आपका नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं, जैसे रोड्स होगा, रेलवेज होंगे, सरकारी जो बसें होती हैं, रेलवे स्टेशन हुआ, जैसे जिस पे गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यह सब जिसके ऊपर जो है कंट्रोल करती हैं उसे कहा जाता है नेशनल रिसोर्स, जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, इन सब पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो सब के सब किस ग्रुप में रखे जाएंगे संसाधन, नेशनल में। और इंटरनेशनल रिसोर्स में अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होता है वो कौन से हैं, जैसे अपने यहाँ का इंडियन ओशियन है, ऐसा संसाधन जिस पे पूरे विश्व का अधिकार हो, पूरे विश्व का जिस पर अधिकार होता है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसे कौन से रिसोर्स होंगे, अब समुद्र हैं, ओशियन जो है उस पे पूरे विश्व के सहमति से ही सब समुद्र का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जो है ओशियन किसी एक देश के लिए ही होगा, नहीं, जिस देश के किनारे समुद्र है उसके यहाँ से 200 मील दूर तक का उसका पूरा कब्जा होता है, कंट्रोल होता है, वहाँ से वह पूरा उसका उपयोग कर सकता है। जैसे इंडियन ओशियन में भारत जो है वहाँ पे मैग्नीज वगैरह जो वहाँ निकालता है, तो किस उपयोग कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है। इसका मतलब कि यह किस जो है कि समूह में रखा गया है, स्वामित्व के आधार पर, तो इंटरनेशनल ग्रुप में रखा गया है। अब चौथा देखें, आपका चौथा जो संसाधन है, लास्ट संसाधन ग्रुप के आधार पर, तो कितने भागों में बांटा गया था, 4 में, उसमें चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर पर भी संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि कौन सा संसाधन का विकास हो चुका है, किस संसाधन का विकास अभी नहीं हो पाया है, कौन सा संसाधन हमारे पास पर्याप्त रूप से है, इनके आधार पर यह संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, 4। डेवलपमेंट के आधार पर कितने हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्स है संभावित, पोटेंशियल रिसोर्सेज अर्थात संभावित संसाधन जो है, जैसे संभावित संसाधन क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त रूप से संसाधन है लेकिन हम उसकी अच्छी तरह से उपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जितना यूज उसका होना चाहिए उस आधार पर यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि यह है संभावित संसाधन है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल में सोलर एंड वाइंड एनर्जी, हमें पता है कि गुजरात में या राजस्थान में कितनी गर्म हवाएं चलती है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पर वाइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, गर्मी पड़ती है अर्थात वहाँ पे सोलर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी हम अभी तक उसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको किस संसाधन में रखा गया है, सब कुछ पता है लेकिन यूज अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहा गया कि यह पोटेंशियल संसाधन है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जिसका विकास पूरी तरह से हो चुका है, विकास पूरी तरह से हो चुका है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी है और हम उसका यूज भी कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि यह कौन सा है, डेवलप्ड रिसोर्स है, विकसित संसाधन। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो कोयला का भी यूज हम करते हैं। पेट्रोलियम है, उसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन इस तरह से जो कि प्राप्त करके उसका भी यूज करना हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है स्टॉक रिसोर्स, भंडार। भंडार जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, ऐसे संसाधन जिसकी जानकारी हमें किस तरह से उपयोग करना है ये हमारे पास अभी तक अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाया है, इसलिए इसको कहा गया है कि स्टॉक या भंडार। कौन सा है, जैसे जल है, वाटर है, H2O, हमें पता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों से मिलकर बना है और इसमें से हाइड्रोजन आपका सबसे अच्छा फ्यूल्स है, सबसे अच्छा ईंधन है जलाने के लिए, तो इसका यूज़ तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अभी हाइड्रोजन का यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई मशीन वगैरह इस तरह से डेवलप की जाए ताकि उसमें पानी को डाल दिया जाए, वह मशीन क्या करे, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, हाइड्रोजन गैस से उस मशीन को चला दिया जाए तो पानी से मशीन चलने शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा डेवलप कोई करता है तब इसको जो कि किस में रख दिया जाएगा, फिर ये डेवलपमेंट वाले में रख दिया जाएगा ग्रुप में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो किस में है, यह स्टॉक में पड़ा हुआ है। रिजर्व, रिजर्व का मतलब जिसको बचा के रखा गया है, हमें उसके बारे में जानकारी भी है फिर भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वाटर, रिवर्स जो वाटर है, जल, नदी का जो पानी है, उसमें डैम बना करके बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब नदियों में पूरा पानी बह रहा है तो हर जगह डैम बना करके अगर उसका यूज़ किया जाए तो बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमारे पास स्टॉक होने के बाद भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहा गया है रिजर्व रिसोर्सेज, संचित कोष में रखा गया है। तो ये आपको कितने पार्ट होते हैं संसाधन के, इसके बारे में हम आपको समझा दिए हैं। अब इसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कहीं समस्या आ रही तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।